हेलो। आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज लास्ट सेशन में स्टार्ट किया। कुछ ड्यूटीज आपने पढ़ भी ली। इस सेशन में जो और हमारे पास अभी ड्यूटीज बची हुई हैं उनको हम कवर करेंगे। द फर्स्ट ड्यूटी इस सेशन के लिए पहली ड्यूटी आपकी कौन सी? नाम है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, प्रोटेक्टिव ड्यूटी। देखिए, प्रोटेक्टिव ड्यूटी के बारे में बहुत ज्यादा कहने का कुछ नहीं है। क्यों मैं आपसे ये कह रहा हूं? इसलिए कि ये जो ड्यूटी है प्रोटेक्टिव ड्यूटी नाम से, ये ड्यूटी डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। इट इज नॉट कंपैटिबल विद द रेगुलेशंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ आप जानते ही हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्राइमरली इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने का काम करती है डब्ल्यूटीओ, ओके। और डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस के कंपैटिबल नहीं है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। इसलिए इवन दो ज्यादातर देशों ने अपने कस्टम्स लॉ में प्रोटेक्टिव ड्यूटी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ही प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जा रही है। सेम केस इज विद इंडिया। सेक्शन 6 और 7 कस्टम्स टैरिफ एक्ट के, वहां पर प्रोटेक्टिव ड्यूटी के बारे में है और लिखा है कि अगर किसी इंपोर्ट से हमारी कस्टम्स टैरिफ कमीशन को ऐसा लगे कि इस इंपोर्ट से हमारी लोकल इंडस्ट्री को कोई थ्रेट है, तो ऐसे केस में हम उसके ऊपर प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा सकते हैं, ठीक है। पर जनरली लगाते नहीं हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि हम खुद डब्ल्यूटीओ के एक मेंबर हैं, एक लंबे टाइम से हैं, बल्कि फाउंडर मेंबर है। और जो चीज डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस के साथ में कंपैटिबल नहीं हो तो फिर उसको ज्यादा प्रैक्टिस में लेके आना वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों लगती है, तो आपने कहना है कि अगर किसी इंपोर्ट से हमारी लोकल इंडस्ट्री को कोई थ्रेट पहुंचती हो तो ऐसे केस में प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जा सकती है, ठीक है। फिर हम लगाते क्यों नहीं है? लगाते इसलिए नहीं है क्योंकि डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस के साथ ये कंपैटिबल नहीं है। अब आप कहेंगे सर कंपैटिबल क्यों नहीं है? एक कंट्री अगर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को की रक्षा करने के लिए, उसको बाहर की गुड्स के से बचाने के लिए अगर प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाने की बात करें तो इसमें गलत क्या है? देखिए क्या गलत है इसमें, मैं आपको वो समझाता हूं। डब्ल्यूटीओ का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव, वो क्या बनाया हुआ है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़े और बड़े फास्ट पेस से बढ़े, ये प्राइम एम है किसका? डब्ल्यूटीओ का, ओके। अब आप जरा सोच के देखें कि जो ओवरऑल जो हमारा संसार है उसमें कितने देश ऐसे हैं जिनको आप डेवलप्ड कह सकते हो, ठीक है। अगर उन डेवलप्ड को हटा दो तो बाकी सारे कंट्री या तो अभी डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। ये सारे के सारे डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होंगे, कोई भी चीज अगर ये अपने से बेहतर कंट्री से ले लेंगे तो इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तो थ्रेट हो ही जानी है। एटलीस्ट कंट्री के जो लोग होंगे उनको तो यही लगेगा, जो उनका प्लानिंग का टैंक है, जो उनका थिंकिंग टैंक है। जैसे मैंने यहां पर कहा कि जो हमारा कस्टम टैरिफ कमीशन है, उनको तो यही लगेगा कि भाई जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंट्री अपने आप में ही ऐसी स्थिति में है जो कि या तो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, ठीक है।
तो ऐसे केस में आप सोचें कि हर एक कंट्री ने अगर अपने इंपोर्ट के ऊपर प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगानी शुरू कर दी तो क्या होगा? ऑब्वियसली इससे इंटरनेशनल ट्रेड के वॉल्यूम जो है वो इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे और जो कि WTO के ऑब्जेक्टिव को डिफीट करना शुरू कर देंगे। ओके, ये वो रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी WTO के रेगुलेशंस के कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, और इसलिए वी सेल्डम अप्लाई द प्रोटेक्टिव ड्यूटी। ओके, आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर अगर हम इसको नहीं लगा रहे तो हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फिर ऐसे इंपोर्ट से बचा कैसे रहे? तो उसके लिए हमारे पास और ड्यूटीज हैं जो अभी आपके सामने आगे आएंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी के बारे में मैंने आपको बात बता दी। एक बात इसमें और बताऊंगा कि अगर कभी प्रोटेक्टिव ड्यूटी कस्टम टैरिफ कमीशन की एडवाइस पर लगा दी गई तो ऐसे केस में उसको पार्लियामेंट से 6 महीने के अंदर अंदर में पास करवाना भी आवश्यक है, जरूरी है। ओके, तो ये है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। मैंने ऊपर सिर्फ नाम लिखा है और आगे आपको समझा दिया। अब मैं नेक्स्ट ड्यूटी में चल रहा हूं। नेक्स्ट ड्यूटी जो है आपकी, वो है आपकी काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड गुड्स, CVD on subsidized goods. Next is CVD on subsidized goods. देखिए इसका मीनिंग समझना, जैसे प्रोटेक्टिव ड्यूटी को समझा ऐसे इस ड्यूटी को भी समझ लो। इस ड्यूटी का दूसरा नाम एंटी सब्सिडी ड्यूटी भी है। ओके, देखिए अगर कोई देश, उसके यहां पर जो गुड्स बन रही हैं, उन गुड्स के मैन्युफैक्चर पर वो देश मैन्युफैक्चरर को कोई सब्सिडी दे रहा है, ठीक है, तो सब्सिडी की वजह से मैन्युफैक्चरर को उस गुड्स को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, मान लो एक्स कंट्री में ये पेन बन रहा है। जब मैन्युफैक्चरर इस पेन को बनाता है, पेन आपको दिख ही नहीं रहा है, यस, और मैं भी आधा ही दिख रहा हूं आपको। चलो मेरा तो आधा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन दिखना चाहिए इस वक्त आपको, तो मैं पेन इस हाथ में ले रहा हूं। ठीक है, प्राइमरली तो जो बोर्ड पे लिखा जाए, आपने प्राइमरली मेरी बातें सुननी है और जो बोर्ड पे लिखा जाएगा वो सुनना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक कंट्री में ये पेन बन रहा है। ठीक है, मान लो पेन बनाने की जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर को आती है सब मिला के, वो मान लो आती है 10 रुपए की। ओके, अब गवर्नमेंट उसकी जो है वो कहती है ओके हम आपको पर पेन 3 रुपए की सब्सिडी देंगे। ओके, अगर मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी ना मिले और उसकी इस पेन को बनाने की कॉस्ट 10 रुपए की हो, तो क्या वो 10 रुपए से कम में बेच सकता है? नहीं बेच सकता, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचेगा, 10 से ऊपर ही बेचेगा। ठीक है, लेकिन अगर 10 का बनाने के बाद भी गवर्नमेंट ने 3 रुपए पर पेन सब्सिडी दे दी, तो मैन्युफैक्चरर को एक पेन की अब जो कॉस्ट पड़ रही है वो तो 7 ही रुपए है। 7 रुपए अगर कॉस्ट है उस पर, तो ऑब्वियसली अब वो इसको 8 में ही बेच देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट किसी चीज को सब्सिडाइज्ड कर रखे हो, किए हुए हो, जब वो किसी के ऊपर सब्सिडी दे रही हो, ऐसे केस में जो मैन्युफैक्चरर है वो उन गुड्स को सस्ते दामों पर बेच सकता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट के केस में भी यही होगा। मान लो कोई एक्स नाम का कंट्री अपने यहां की चीजों को सब्सिडाइज कर दिया उसने, और अब क्या हुआ कि वहां के लोग उन चीजों को मान लो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स दे वुड बी एबल टू एक्सपोर्ट दोज गुड्स इन अ मच लोअर रेट्स, कम कीमत पर वो उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है। ठीक है, और उससे क्या होगा, जब सस्ती चीजें इंडिया में ज्यादा आ जाएंगी तो डेफिनेटली उससे हमारी इंडस्ट्री को जो है वो असर पड़ेगा। ओके, और इसलिए जब भी कोई ऐसी गुड्स को इंपोर्ट किया जाए जिन गुड्स के ऊपर वहां उनके देश में गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई हो, सब्सिडाइज्ड आर्टिकल वो हो, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर
उस आर्टिकल के इंपोर्ट पर हम यहां पर ये सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड गुड्स या एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा देते हैं। ओके, ये ड्यूटी लगाने के पीछे पर्पस आपको समझ में आ गया कि सब्सिडी का जो इंपैक्ट इन गुड्स के प्राइस पर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, इसका मतलब यहां पर वो उसी प्राइस लेवल में पहुंच जाएं जिसकी वजह से इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री उनसे अफेक्ट ना हो। गॉट इट? अब सवाल ये है कि ये जो ड्यूटी लगेगी ये कितनी लगे? ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जितना वहां की गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल को सब्सिडाइज किया हुआ है उससे ज्यादा एंटी सब्सिडी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। मेरे एग्जांपल में 3 रुपए वहां पे पेन पे सब्सिडी दी जा रही थी। ओके, तो 3 रुपए पर पेन से ऊपर हम यहां ये एंटी सब्सिडी ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं। एंटी सब्सिडी ड्यूटी एक बार अगर लगाई जाएगी तो वो 5 साल के लिए होगी और ज्यादा से ज्यादा ये और 5 साल एक बार एक्सटेंड की जा सकती है, 10 साल के लिए ये लगाई जा सकती है, उसके आगे आप इसको नहीं लगा पाओगे। जीएसटी के आने के बाद से इसको लगाने का बहुत कम मामला हो गया है। ओके, सो दैट वाज सीवीडी। सीवीडी की फुल फॉर्म है काउंटर वेयरिंग ड्यूटी, लेकिन सिर्फ सीवीडी मत बोलना, इसको बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि सीवीडी दूसरी ड्यूटी इसका नाम था। ओके, यहां इसको बोलना सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स और सब्सिडाइज्ड गुड्स, या फिर आप सीधा एंटी सब्सिडी ड्यूटी बोलो। ओके, दोनों ड्यूटीज जो अभी तक हमने पढ़ी, दोनों ड्यूटीज ऐसी नहीं है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में हो, जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यहां पर लगाई जाती हों। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है प्रैक्टिकल एंगल से भी और आपके एग्जाम के एंगल से भी, एंड दैट इज सेक्शन 9A, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये आपका था सेक्शन 9, ये था सेक्शन 6-7। अब है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये है सेक्शन 9A और आप समझ रहे हैं कि सारे सेक्शन किसके हैं? कस्टम्स टैरिफ एक्ट के हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, याद रखना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या होती है एंटी डंपिंग? तो पहले समझते हैं डंपिंग का मीनिंग क्या है। मैंने पहले ही बताया था आपको, डंपिंग का मीनिंग होता है कि जहां हम ये देखें कि किसी देश से हमारे देश में कुछ पर्टिकुलर खास तरह की गुड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो देश हमारे देश में गुड्स को डंप कर रहा है, डंपिंग कर रहा है गुड्स की। ओके, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि डंपिंग तब है जब गुड्स जो है वो खराब क्वालिटी की आ रही हों और बहुत सारी खराब क्वालिटी की चीजें किसी देश में फेंक दी जाएं, में बेच दी जाएं, एक्सपोर्ट कर दी जाएं। डंपिंग का क्वालिटी से कोई लिंक नहीं है। ओके, इवन डंपिंग का लोअर प्राइजेस से भी कोई लिंक नहीं है। डंपिंग का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक चीज से है और वो है लार्जर क्वांटिटी, दैट्स इट। जब किसी पर्टिकुलर देश से कुछ गुड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे देश में आनी शुरू हो जाएं तो हम कहेंगे कि भाई वो देश हमारे देश में गुड्स को डंप कर रहा है। ठीक है, और ऐसे केस में फिर हम उसके ऊपर एंटी डंपिंग लगाने की बात करते हैं। ओके, अब मैं यहां क्लैरिफाई कर दूं कि जब कोई देश बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को यहां पर बेचने की कोशिश करेगा तो कैसे बेचेगा? ऑब्वियसली उसको अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा प्राइस पे तो ज्यादा गुड्स हमारे यहां के इंपोर्टर लेंगे ही नहीं। भाई अगर आपके यहां माल इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप में से ही कोई इंपोर्ट कर रहा है ना। ठीक है, अगर मान लो एक पर्टिकुलर कंट्री बहुत सारा माल हमें एक्सपोर्ट करना चाहे लेकिन यहां कोई इंपोर्टर ही ना हो, कैसे एक्सपोर्ट करेगा वो? तो एक ट्रांजैक्शन जो वहां के लिए एक्सपोर्ट है हमारे लिए इंपोर्ट है। एंटी डंपिंग के केस में हम कह रहे हैं कि भाई जब कोई कंट्री बहुत सारा माल यहां एक्सपोर्ट कर दे, कैसे करेगा? यहां भी तो इंपोर्टर होना चाहिए जो ले। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप गुड्स यहां पर डालना चाहते हो तो बट ऑब्वियस है
कि उन गुड्स का प्राइस कंपैरेटिवली कम ही आएगा। तभी तो वो ज्यादा गुड्स हमारे यहां का इंपोर्टर तभी तो इंटरेस्ट शो करेगा ना उनको ज्यादा क्वांटिटी में लेने के लिए। अगर प्राइस भी बहुत ज्यादा हो तब कैसे हमारे यहां का इंपोर्टर उसको ज्यादा ले लेगा। ठीक है, तो यस, इनडायरेक्टली इवन प्राइस भी लोअर साइड पे होगा, लेकिन ये एंटी डंपिंग की प्री रिक्विजिट है कि बिना कम प्राइस किए तो इतना सारा माल आप किसी देश में एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां का आदमी इंपोर्ट करेगा ही नहीं ज्यादा प्राइस पे। ओके, बट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है डंपिंग की वो है लार्जर वॉल्यूम्स। ओके, अगर कम रेट पर थोड़ा सा कम क्वांटिटी आ रही है माल की, वो डंपिंग नहीं है। डंपिंग है तभी जब लार्जर क्वांटिटीज में गुड्स आ रही हो। समझ गए? तो ये था डंपिंग। एंटी डंपिंग का मतलब डंपिंग का उल्टा, डंपिंग को रोकने के लिए, डंपिंग के खराब असर को हटाने के लिए जो ड्यूटी हम लगाएंगे उसका नाम एंटी डंपिंग हो गया। क्लियर है? अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी तो अब मैंने आपको समझा दी क्या है। एंटी डंपिंग ड्यूटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लगेगी कैसे। ठीक है, तो मैं आपको ध्यान से सुनना, आप सब बातें। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होती है वो डंपिंग मार्जिन के ऊपर बेस्ड होती है। ओके, डंपिंग मार्जिन क्या चीज होती है? डंपिंग मार्जिन हमारा वो होता है कि जिस देश से माल आ रहा है उस देश में जिस प्राइस पर नॉर्मली वहां पर इंटरनली ये गुड्स बेची जाती हैं और जिस प्राइस पर उस देश ने इन गुड्स को हमारे यहां एक्सपोर्ट कर दिया, उनका जो डिफरेंस है उसको हम डंपिंग मार्जिन कहते हैं। तो डंपिंग मार्जिन जो है वो बेसिस है एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर, जो हमने रेट तय करना है या उसका जो हमने वॉल्यूम तय करना है उसका। समझ में आ गई बात? अब ये कौन तय करता है कि कितनी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी? फिर दोबारा से, जो हमारा टैरिफ कमीशन है वो इस बात को डिसाइड करता है कि डंपिंग मार्जिन जिस कंट्री से हमारे यहां गुड्स आ रही हैं वहां पर क्या है, और उसकी बेसिस पर फिर हमारे यहां पर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, जिस नोटिफिकेशन में एंटी डंपिंग ड्यूटी को वर्कआउट करने का मेथड, तरीका दिया हुआ होता है कि इस तरीके से आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी को वर्कआउट करना है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो प्रैक्टिकल बात आप बता रहे हो, आप ये बताओ कि पेपर के हिसाब से कैसे होगा, स्टूडेंट्स हमारे लिए कैसे है? भाई मैं आपके लिए ही बता रहा हूं। जब एंटी डंपिंग का क्वेश्चन आएगा उसमें साफ लिखा हुआ होगा कि एंटी डंपिंग वर्कआउट करने का तरीका एज पर दिस नोटिफिकेशन ये है, और जो वहां पे लिखा हुआ होगा आपने उस तरीके को ही अप्लाई करके और एंटी डंपिंग ड्यूटी का अमाउंट वर्कआउट करना है। ठीक है, जैसे किस तरीके की चीजें वहां आ सकती हैं, वो आपको दो चीजों का डिफरेंस बता सकता है कि जिस रेट पर आया और यहां जो मार्केट वैल्यू हो उसका डिफरेंस का इतना परसेंट एज एंटी डंपिंग लेना है। मतलब आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होगी कि ऐसे करके एंटी डंपिंग निकालनी है। बस अगर आपने वैसे ही करके कंप्यूटेशन कर दी तो आपका एंटी डंपिंग का अमाउंट ठीक आ जाएगा। समझ में आई? तो डंपिंग क्या चीज है, हम एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं, यह बात भी क्लियर है। आप एक सवाल पूछ सकते हो कि क्या सर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं है। एंटी डंपिंग ड्यूटी डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस के कंपैटिबल है, इसलिए डब्ल्यूटीओ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से कभी भी मना नहीं करता है। ठीक है, उसकी इच्छा कभी नहीं है। अगर किसी देश को ऐसा लग रहा है कि दूसरी जगह से हमारे यहां माल डंप हो रहा है, डंप करने की एक्टिविटी जो है ये एक्टिविटी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में कवर्ड है। इट इज कवर्ड अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ का काम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलराइज करना, उसको और स्मूथ बनाना। तो जो हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको डब्ल्यूटीओ भी चाहता है कि वो ना हो, और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को खत्म करने का एक रास्ता है, एक टूल है। ठीक है, किसी देश में माल को डंप करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है, और इसलिए उसके अगेंस्ट जब ड्यूटी लगाई जाए तो इसको डब्ल्यूटीओ को इससे कोई जो है वो नाराजगी नहीं है, वो इसके लिए मना नहीं करता है। गॉट इट? तो आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी समझ में आ गई, और आपको ये भी समझ में आ गया कि ये ड्यूटी लगाएंगे कैसे। क्वेश्चन जब आएगा एंटी डंपिंग का, देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी ड्यूटीज, ये सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ने की नहीं है, बल्कि इनका सबका जो है
हमें एप्लीकेशन है, सबके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, वो हम करेंगे यहां पर, ठीक है। और इसीलिए लास्ट सेशन में आपने देखा कि जब आपको शुरू की 4 ड्यूटीज पढ़ाई तो वहां पे इलस्ट्रेशन में आपको दिखाया कि किस तरीके से इनको आपने कंप्यूट करना है। गॉट इट? तो दैट वाज एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद में नेक्स्ट ड्यूटी वो है हमारी सेफ गार्ड ड्यूटी। नेक्स्ट इज सेफ गार्ड। सेफ गार्ड ड्यूटी जो है सेक्शन 8B में है। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या है, ध्यान से समझना इसको। देखिए, सेफ गार्ड ड्यूटी, अगर मैं वही बात रिपीट करने वाला हूं जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी के टाइम पर बोली, ठीक है। और मैंने आपसे कहा, मैंने सवाल वहां किया कि अगर प्रोटेक्टिव ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं तो क्या लगाएं। मैंने आपसे कहा कि आगे और ड्यूटी आ रही है वो लगाओ। एंटी डंपिंग लगाई जा सकती है अगर डंपिंग का केस हो, और नहीं तो सेफ गार्ड लगाओ, ठीक है। हिंदी में प्रोटेक्टिव का मीनिंग और सेफ गार्ड का मीनिंग एक जैसे ही है, ओके। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर हमारी टैरिफ कमीशन को ऐसा लगे कि किसी पर्टिकुलर इंपोर्ट से ऐसी गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है कि जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थ्रेट है, ओके, तो ऐसे केस में हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगा सकते हैं। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट दी हुई है सेफ गार्ड ड्यूटी के लिए, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट वास्तव में कुछ बताती नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो कि वास्तव में सेफ गार्ड ड्यूटी कब और कैसे और क्यों लगती है। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, ओके। बहुत सारे कंट्रीज डेवलपमेंट में हमसे बहुत आगे हैं। आज अगर मान लो मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जरा नाम सोचें किसी एक इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर का। पहले तो अगर ऐसे सोचेंगे तो शायद नाम ही याद ना आए, फिर जब ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि हां कुछ तो हैं जो इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब वो जो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनकी अगर आप क्वालिटी देखो और आप उस क्वालिटी का कंपैरिजन करो यूएसए के मोबाइल मैन्युफैक्चरर की क्वालिटी से, तो आप देखेंगे कि जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएसए टेक्नोलॉजिकल लेवल पर हमसे बहुत आगे है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजीज उनके पास में हैं वो हमारे पास में अभी नहीं है, ओके। ऐसे मोबाइल्स जो वो वहां पर तैयार कर रहे हैं वो हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी और चीजें ऐसी हैं जो वो बनाते हैं, हमें नहीं पता कैसे बनाते हैं, हमें नहीं आता, हम उतने एडवांस नहीं हैं अभी, ओके। तो सेफ गार्ड ड्यूटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी गुड्स का इंपोर्ट हो रहा हो जिसको बनाने में कहीं ना कहीं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ये गुड्स हमारे देश में किसी ऐसे देश से इंपोर्ट हो रही हो जो कि टेक्नोलॉजिकल लेवल पर हमसे बहुत आगे है, ठीक है। मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। यूएसए का मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, बड़ा एडवांस्ड मोबाइल बना रहा है। हमारे यहां का भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो भी अपनी कैपेसिटी से जैसा मोबाइल बनाना उसको आता है वो बना रहा है, ठीक है। यूएसए के मोबाइल में मान लो वहां पे 100 फीचर्स हैं, 100 फीचर्स हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। और जो हम यहां पर बना रहे हैं उसमें मान लो 50 फीचर्स हैं। जितना हमें आता है हम उतने फीचर डाल रहे हैं, जितना उनको आता है वो उतने फीचर्स वहां डाल रहे हैं, ओके। उनके फीचर्स हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड भी हैं, नंबर में तो ज्यादा है ही पर बहुत ज्यादा एडवांस्ड भी है, ओके।
अब मान लो इंडिया में ये मोबाइल जो है वो हमें 4,000 रुपए का पड़ता हो, जो इंडियन मेड मोबाइल है वो 50 फीचर्स के साथ में आपको 4,000 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। यूएसए से वो मोबाइल हमने इंपोर्ट कर लिया और वो मोबाइल मान लो हम यहां पर 5,000 में भी बेच रहे हैं। अब प्राइस कम करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं 4 यहां का प्राइस है, मैं कह रहा हूं वो वहां से इंपोर्ट करके, यूएसए की कंपनी है, बहुत वॉल्यूम में बना रही होगी, वो बेटर क्वालिटी का माल हमसे कम कॉस्ट में शायद बना पाए। हम उस वाले मोबाइल को इंडिया में लाके इंडिया में 5,000 का बेच रहे हैं, इंडियन मोबाइल 4,000 का ही है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जरा अपने आप को रख लो और आप सोचो कि आप ऐसे केस में 4,000 वाला मोबाइल लेना चाहोगे या 5,000 का। अगर आपकी पॉकेट थोड़ी टाइट भी हो तब भी आप ये सोचोगे कि सिर्फ 1,000 रुपए ज्यादा देके मेरे को एक बहुत एडवांस चीज मिल रही है और मैं 5,000 वाला ही लूंगा। ओके, सोच के देखें कि अगर बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें हमारे पास आ गई तो डेफिनेटली हमारी जो अपनी मोबाइल इंडस्ट्री होगी वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कई इंडियन इंडस्ट्री बिल्कुल रिसेंटली पूरी तरीके से खत्म हो गई है। मैं वर्ड दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कौन सी इंडस्ट्रीज है मैं आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक टॉयज की इंडस्ट्री, बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं ना, नो वन इज देयर जो मैन्युफैक्चर करे, सारा का सारा मेजॉरिटी ऑफ द इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज सारा चाइनीज, ओके, या और कहीं से। हमारे यहां की इंडस्ट्री खत्म, पहले थी अब खत्म, ओके। चलो वो तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, हमें शायद उतनी अकल नहीं है, हमें बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं। फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर तो बड़ा बेसिक स्किल वाला काम है। फर्नीचर तो हमारे यहां हर एक गांव में हर कोई आदमी करता है, ठीक है। लेकिन आज फर्नीचर इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट खत्म है। क्यों? क्योंकि जो इवन हमारे फर्नीचर के ट्रेडर्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं माल को और यहां पे असेंबल करके और बेच देते हैं, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग वाली बात है वो खत्म है। यू आर गेटिंग मी? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सेफ गार्ड का मतलब समझो सही तरीके से। सेफ गार्ड ये है कि जब कोई ऐसा आर्टिकल जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो और किसी ऐसे देश से आ रही हो जो कि टेक्नोलॉजिकली हमसे ज्यादा एडवांस्ड हो, वो सिचुएशन होती है जहां पे हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को जब हमारी टैरिफ कमीशन ऑब्जर्व करती है तब वो ये कहते हैं भाई दिस इज द राइट टाइम टू इंपोज दी सेफ गार्ड ड्यूटी, तब हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देते हैं, ठीक है। अब सवाल है कितनी लगाएंगे। आंसर इसका वही है कि जो टैरिफ कमीशन है वो गैजेट में एक नोटिफिकेशन निकालती है और उसमें बताती है कि भाई इतना इतना ये रेट जो है ऐसे इंपोर्ट्स के ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी का लगेगा। इस तरीके से आपने सेफ गार्ड ड्यूटी जो है वो कंप्यूट करनी है। इनके कोई हमेशा के लिए जो होते हैं फॉर्मूलेज नहीं होते हैं। जिस तरीके से हमें बताया जाएगा, जैसे मैंने आपको एंटी डंपिंग के केस में बताया, वैसे ही सेफ गार्ड ड्यूटी भी इस तरीके से क्वेश्चंस में आपके लिखी हुई आएगी, वैसे ही हमें वर्कआउट करनी होगी। लिख देंगे कि आप ये वर्कआउट करो और उसमें ये रेट लगाओ एंड दैट वुड बी द सेफ गार्ड ड्यूटी, ठीक है। डायरेक्शंस होंगी, करके आपने दिखाना होगा। गॉट इट? अब ध्यान से सुनना, सेफ गार्ड ड्यूटी जो है एक बड़ा टॉपिक है और क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको दे रहा हूं तो जरा ध्यान से समझ लो, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। पहला पॉइंट कवर हुआ कि सेफ गार्ड ड्यूटी किस सिचुएशन में लगती है। क्लियर है बात? एक बार अगर हमने किसी ऐसे आर्टिकल पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी तो हम वो 4 साल के लिए लगाएंगे, लेकिन हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। टोटल 10 ईयर्स के टाइम पीरियड तक हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगा सकते हैं। ये टाइम पीरियड देने का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि इतने टाइम में जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो अपने आप को खड़ा कर ले और वो फिर एक फेयर कंपटीशन ऐसी चीजों को दे सके, ठीक है ना। तो सोच तो बहुत अच्छी है ये कि अगर बाहर से हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है तो पहले उस पर ड्यूटी लगा के उसको महंगा करो ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है अफेक्ट ना हो, और टाइम दे दो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कि भाई आप अपने आप को ग्रो करो। ये बात सही है कि हम उतने डेवलप्ड नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर हमारी इच्छा हो और हम उसमें मेहनत करें तो ऐसे केस में हम फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो कर रहे हैं और यहां पर ना हो। एटलीस्ट पैसा खर्च करके आप उनसे जो वो टेक्नोलॉजी है वही परचेज कर लो और फिर बनाना शुरू कर दो। समझ में आई बात? तो
इस केस में ये मैंने बताया आपको कि कैसे सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो लगनी है, और ये जो टाइम पीरियड है कि शुरू में 4 साल के लिए लग जाएगी, मैक्सिमम 10 साल के लिए। इस टाइम पीरियड में हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री अपने आप को अपने उसको अपना एक फाउंडेशन दे दे, अपना स्ट्रांग हो जाए, खड़ी रहे, और फिर जब इस तरह की चीजें आए तो वो एक प्रॉपर कंपटीशन, फेयर कंपटीशन उनको दे सके। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 यहां पर यह है कि अगर आपने मेरी बात यहां तक पूरी सही सुनी है तो आपको सेफगार्ड ड्यूटी का नेचर समझ में आ गया कि तब लगाई जाएगी जब कोई आर्टिकल हम अपने से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने ये बात भी सुनी है कि आजकल देशों में जिनमें आपस में बहुत हार्मनी नहीं है, तो वो एक दूसरे की इकोनॉमी को अफेक्ट करने की बड़ी कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई देश ऐसा है जो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करना चाह रहा हो। ठीक है, वो कोशिश करेंगे कि उनके यहां की अच्छी चीजें यहां आ जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री खत्म हो। हम कैसे बचाव करेंगे अपना? हाउ वुड वी सेफ गार्ड अवर सेल्फ? बाई इंपोजिंग सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी लगा के हम अपने आप को सेव कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे ये? वो जो देश है जिसकी इच्छा भारत की इकोनॉमी को हिलाने की है, वो देखेगा कि अरे इनके कस्टम लॉ में प्रोविजन है, इन्होंने सेफगार्ड ड्यूटी लगा ली, हम अफेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो किसी और देश के थ्रू, ऐसे देश के थ्रू जो कि डेवलपमेंट लेवल पे हमारे जैसा ही है, कोई डेवलपिंग कंट्री है, पहले वो अपना माल वहां भेजेगा और फिर उस वाले देश से वो माल हमारे यहां आएगा। अब हम जब देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये माल डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है, और इसलिए हमारी टैरिफ कमीशन को ये फील होगा कि इसमें हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगा सकते। सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ओके, तो जब वो माल डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है तो डेवलपिंग कंट्री के आर्टिकल से, उनकी गुड से हमें डरने की जरूरत ही कहां है? इसलिए हमारे लिए वो सिचुएशन सेफगार्ड की नहीं है। हमें तो नहीं दिख रहा ना कि पीछे किसी और देश का हाथ है, उसने माल भेजा और अब हमारे पास आ रहा है। तो हम जब डेवलपिंग कंट्री से माल आ रहा होगा तब हम उस पर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। ओके, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हम देखेंगे कि भाई ये कंट्री बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इतना बढ़िया माल हमें सप्लाई किए जा रहा है, हमारे यहां डाले जा रहा है। ठीक है, फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन भी तो उठेगा कि ये भी हमारी तरह डेवलपिंग ही है, ये कैसे इतना अच्छा माल हमारे को भेज रहा है? ओके, तब हमारे दिमाग में डाउट आएगा और हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम क्यों चेक करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि ये अपने आप से ऐसे नहीं कर सकता है, जरूर पीछे किसी का हाथ है। अब हम बचे कैसे? हमारा सवाल तो है कि हम अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करें। ठीक है, तो हमने यहां प्रोविजन बनाया सेफ गार्ड ड्यूटी में, ये कहा कि जब कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसी गुड्स डेवलपिंग कंट्री से हमारे यहां पर आ रही हो, ठीक है, और इतनी क्वांटिटी में आ जाए कि पिछले साल में इस आर्टिकल का जो हमारा टोटल इंपोर्ट था, उस टोटल इंपोर्ट के 3% से भी ज्यादा क्वांटिटी अगर आ जाए, तो जैसे ही 3% से ऊपर क्वांटिटी होगी, हम डेवलपिंग कंट्री से आने वाली गुड्स के ऊपर भी सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? दोबारा से, अगर ऐसी गुड्स डेवलप्ड कंट्री से आ रही हैं तो हम स्ट्रेट वे सेफगार्ड ड्यूटी लगाते हैं। अगर डेवलपिंग कंट्री से आ रही हैं तो हम इनिशियली ड्यूटी नहीं लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी डेवलपिंग कंट्री से आने वाली गुड्स का क्वांटम जो हमारे पिछले साल का इस आर्टिकल का टोटल इंपोर्ट था उसके 3% के लेवल को क्रॉस कर जाए, तो ऐसे केस में हम इस देश से आने वाली इन गुड्स के ऊपर भी सेफगार्ड ड्यूटी लगानी शुरू करेंगे, फिर लगा देंगे 3% के ऊपर। समझ गए? क्लियर है बात? तो ये बात ध्यान रखनी है, कोई मुश्किल जैसी बात नहीं है ये। अब जरा आगे देखो, पॉइंट नंबर 3 इन सेफगार्ड ड्यूटी। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर मान लो जो देश इंडियन इकोनॉमी को हिलाने की सोच रहा था, उसने पहले एक कंट्री के थ्रू हमारे पास माल भेजना शुरू किया, अब इसका लेवल 3% से ऊपर हो गया, हमने सेफगार्ड लगा दी। उसको भी पता है कि हमारे कस्टम लॉ में ऐसा प्रोविजन है,
वो क्या करेगा, वो 3% होने ही नहीं देगा। जहां पर उस देश से आने वाली गुड्स हमारे यहां 3% के आसपास भी आई, वो वहां रोक देगा और किसी दूसरे देश के थ्रू माल भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, इंडिया में तो चारों तरफ ही ऐसे ही हैं कंट्रीज आपके, तो जो दूसरा कंट्री है वो कभी इस वाले कंट्री के थ्रू भेज देगा, कभी इस कंट्री के थ्रू, कभी इस कंट्री के थ्रू, शुरू हो जाएगा। 3% किसी का भी इंडिविजुअली नहीं हो रहा, सबका 3% से कम, लेकिन कई कंट्रीज से इकट्ठे सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स वो आनी शुरू हो गई। ऑब्वियसली हमारा हिलना मामला जो है ना, मामला हिल जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए फिर हमने एक और प्रोविजन डाला यहां पर। वो ये डाला, ध्यान से सुना, वो ये डाला कि जब ऐसी गुड्स एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज से इंडिया में आ रही हों और इंडिविजुअली हर एक कंट्री से आने वाली गुड्स का क्वांटम हमारे पिछले साल के इस गुड्स के इंपोर्ट के 3% से कम ही है, लेकिन फिर भी कलेक्टिवली सब मिला के इन सारे डेवलपिंग कंट्री से जो माल आ रहा है, जब वो सारा इकट्ठा करके हम देखें और वो सारा का सारा जो हमारा पिछले साल का इंपोर्ट था उसके 9% से ऊपर हो जाए, तो ऐसे केस में हम इन सभी डेवलपिंग कंट्रीज से जो माल आ रहा है उसके ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी लगानी शुरू कर देंगे। समझ में आई बात? नो प्रॉब्लम हेयर। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया है सेफ गार्ड ड्यूटी। सबसे पहले तो बेसिक है कि किस तरह की चीज और कैसे देश से माल आ रहा हो तब ये लगनी है। डेवलप्ड कंट्री से आ रही है माल आपका, इमीडिएटली लगाओ सेफ गार्ड ड्यूटी। अगर किसी डेवलपिंग से आ रहा है तो जब तक 3% ऑफ दी टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इससे कम तक रहे तो कोई ड्यूटी नहीं, इससे ऊपर हो तो ड्यूटी शुरू। और अगर एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है और इंडिविजुअली सबका 3% से कम है, लेकिन कलेक्टिवली जैसे ही 9% से ऊपर होगा, सबके सारे डेवलपिंग कंट्री से आने वाली गुड्स के ऊपर, इन गुड्स के ऊपर हम ये सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देंगे। समझ में आ गई? अब ध्यान रखना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है आपका सेफ गार्ड ड्यूटी जो है, और बहुत डिटेल इसकी है। मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बात और, सेफ गार्ड ड्यूटी के रेट के बारे में भी तो वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से इसका रेट आना है। अब कई बार सेफ गार्ड ड्यूटी जो होती है वो प्रोविजनल बेस पे भी लगाई जाती है। प्रोविजनल बेस का मतलब है कि भाई कमीशन ये समझती है कि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, या अभी उतना हमारे पास में ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम प्रोविजनल बेसिस पर अभी सेफ गार्ड ड्यूटी लगा रहे हैं, ठीक है। और बाद में हम तय कर लेंगे कि लगाई जानी चाहिए या नहीं। बाद में जब कमीशन ने सब बातें ऑब्जर्व करने के बाद में चेक किया, अगर उनको लगा कि लगाई जानी चाहिए तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको लगा कि नहीं ये सिचुएशन नहीं थी लगाने की, तो ऐसे केस में ये ड्यूटी हम अपने इंपोर्टर को रिफंड कर देते हैं। गॉट इट? समझ में आ गई बात? तो ये थी हमारी सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी कितने टाइम पीरियड के लिए लगनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये 3% और 9% वाली बात आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट ड्यूटी, एक, दो, तीन और 4, ये हमने 4 ड्यूटीज इस बार कर ली। 4 ड्यूटीज ये हमने पिछली बार की थी, ठीक है। तो इंपोर्ट ड्यूटीज तो हमारी ये 8 ड्यूटीज हैं जो हमने 1 बाय 1 सारी की सारी डिस्कस कर ली, ठीक है। चारों ड्यूटीज के नाम लिखे हुए हैं, मैंने हर एक ड्यूटी आपके साथ में पूरी तरह डिस्कस की है। आप जो है अगर अपने आपने नोट कुछ बनाए हैं आप लिख सकते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बोली है उनको आप जरूर लिखें साथ में, ठीक है। और मैं अब आपको एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा हूं, एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में। इंपोर्ट ड्यूटी की हमारी बात खत्म, अगले सेशन में हम बहुत सारे इनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इस सेशन में मैं आपको एक्सपोर्ट ड्यूटीज और बताऊंगा। देखिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी मैंने आपको बताया बहुत कम केस में लगती है, ठीक है। तो किन किन केसेस में एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत कम चीजें हैं जिन पे लगती है। सेकंड शेड्यूल ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट है, ये आप जानते ही हैं।
10% की एक्सपोर्ट ड्यूटी है किसके ऊपर में? डी ऑयल्ड राइस ब्रान के ऊपर। डी ऑयल्ड राइस ब्रान, राइस का जो ऊपर का छिलका है और उसमें से ऑयल जब निकाल लिया तो जो बचा खली, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट पर 10% की एक्सपोर्ट ड्यूटी है। इसके अलावा जो लेदर है, लेदर के ऊपर में 25% की ड्यूटी है। लगेज का जो लेदर है, 15% की ड्यूटी हमारी दो चीजों के ऊपर है। एक है हमारा फेरस का, लोहे का वेस्ट और लोहे का स्क्रैप। इसके अलावा 10% की ड्यूटी भी दो चीजों के ऊपर है। एक है जिसमें लैम्ब, LAMB, लैम्ब की स्किन आती है, उसका फर आता है। और दूसरा 10% की ड्यूटी है स्नेक्स की स्किन के ऊपर, ठीक है। तो सिर्फ ये चीजें हैं, अगर इंडिया से एक्सपोर्ट हुई तो उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इनके अलावा और चीजों पर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते ही नहीं है। ओके, तो ड्यूटीज के बारे में हमने इंपोर्ट ड्यूटीज, मैंने आपको हमेशा ही बताया कि इंपोर्ट हमारा ज्यादा फोकल इशू है, एक्सपोर्ट ना के बराबर की चीज है। इंपोर्ट ड्यूटीज हमने एट लेंथ डिस्कस यहां पर डिस्कशन में कवर किए, और एक्सपोर्ट ड्यूटी मैंने आपको बता दी कि क्या और किन चीजों के ऊपर है, ठीक है ना। कोई पॉइंट अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि रिपीट होना चाहिए तो आपके पास तो मैजिक है, आप दोबारा से देख सकते हो सब चीजों को। ओके, तो एक चीज लास्ट में और मैं आपको बताऊंगा। अभी तो ड्यूटीज की हमने बात की, कस्टम्स में एग्जम्पशंस किस तरीके से हैं, साथ साथ जरा ये बात भी कर ली जाए। हमारे यहां जो एग्जम्पशंस हैं उनको दो भागों में बांटा हुआ होता है कस्टम्स में। एक तो जिसको हम कहते हैं जनरल एग्जम्पशन, और दूसरा जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एग्जम्पशन। ओके, जनरल एग्जम्पशंस आपकी वो एग्जम्पशन होती हैं जो कि गवर्नमेंट गैजेट में नोटिफिकेशन देके और कुछ चीजों को एग्जम्प्ट कर देती है। कौन सी चीजें होंगी जो एग्जम्प्ट होगी? ऑब्वियसली जो हमारी टैरिफ कमीशन है वो डिसाइड करती है कि किन चीजों को हमें ड्यूटी से एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। मोस्टली ये वो चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली और कॉमन मैन के द्वारा यूज होती हैं, या बहुत ही बेसिक तरीके का जो मटेरियल होता है उनके ऊपर हमने ड्यूटी एग्जम्प्ट की हुई होती है, ठीक है। तो जनरल एग्जम्पशन जो है वो बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन इन गैजेट वो होगी। दोनों तरीके से मतलब ये कि जो आपकी जनरल एग्जम्पशन है वो पार्टली भी हो सकती है और वो फुल एग्जम्पशन भी हो सकती है। किसी गुड्स के ऊपर फुल एग्जम्पशन भी होगी, किसी के ऊपर में रेस्ट्रिक्टेड एग्जम्पशन भी होगी। फॉर एग्जांपल कि हमने कह दिया भाई हम इसकी 40% ये एग्जम्प्टेड है, ओके, और किसी पे फुल एग्जम्पशन होगी। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। कई बार एग्जम्पशन कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने पे मिलती है, तो अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर ली आपको एग्जम्पशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ओके, तो ये होगी जनरल एग्जम्पशन। स्पेसिफिक एग्जम्पशन हमारी होती है जहां पर इंपोर्टर ऐसी गुड्स को इंपोर्ट करना चाहे और इंपोर्ट करने से पहले अपना पर्पस बताए और यूज बताए कि मैं इसका क्या करने वाला हूं। अगर वो पर्पस और यूज ऐसा हो जो कि थोड़ा सा सोसाइटी के फायदे में हो, समाज के फायदे में हो, ठीक है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जो है उसको एक स्पेसिफिक एग्जम्पशन दे देती है। ये एग्जम्पशन सिर्फ उस पर्टिकुलर इंपोर्टर के लिए और उस पर्टिकुलर इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए होती है, ठीक है। अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक एग्जम्पशन दी जा सकती है। ओके, तो ये जनरल एग्जम्पशन या स्पेसिफिक एग्जम्पशन हमारी कस्टम्स। प्राइमरली आपको जो ड्यूटीज हमने यहां पे डिस्कस की हैं लास्ट सेशन में और जो इस सेशन में की, वो आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम इन ड्यूटीज के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।